हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि डीएसएसबी टीजीटी नेशनल साइंस के सिलेबस में केमिस्ट्री की टोटल 8 यूनिट्स हैं, जिसमें से हम फर्स्ट यूनिट दैट इज मैटर एंड इट्स बिहेवियर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फर्स्ट यूनिट का ही सेकेंड टॉपिक विच इज हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम हेनरीज लॉ, उसके एप्लीकेशंस और उसके कुछ पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। द टॉपिक इज हेनरी लॉ। व्हाट इज हेनरी लॉ? The definition of Henry law is the mass of gas dissolved per unit volume of a solvent is proportional to the pressure of gas at constant temperature. अब मैं आपको इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर करती हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हेनरी लॉ में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। लेट्स सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ। लेट्स सपोज ये एक कंटेनर है, इसके अंदर एक सॉल्वेंट है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ वेपर्स मॉलिक्यूल है, गैस के पार्टिकल हैं। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। दिस इज गैशियस पार्टिकल, या जिसे हम वेपर कह सकते हैं। सो क्या होगा अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं इसके ऊपर? इफ यू अप्लाई द प्रेशर ऑन द गैशियस मॉलिक्यूल, तो थोड़ी देर में क्या होगा कि ये जो गैशियस मॉलिक्यूल हैं ये हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे। ये हमारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, या जिसे आप वेपर्स भी बोल सकते हैं, और ये है आपका सॉल्वेंट। सो व्हाट इज हेनरी लॉ? कि अगर आप पेपर्स पे या गैशियस मॉलिक्यूल पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, थोड़ी देर में आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर आप इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो ये गैशियस पार्टिकल है ये कहाँ पे आ जाएंगे? ये आपके सॉल्वेंट में नजर आएंगे ऐसे। तो फर्स्ट वाली फिगर में आपको दिख रहा है, जब हमने प्रेशर अप्लाई नहीं किया तो, और जब हमने आफ्टर अप्लाइंग द प्रेशर, जो गैसेस पार्टिकल है वो किस में डिसॉल्व हो जाएंगे? हमारे सॉल्वेंट में। तो हेनरी लॉ हमें यही बताता है कि जो गैसेस पार्टिकल हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कितना डिसॉल्व होंगे अकॉर्डिंग टू प्रेशर। यानी कि मास ऑफ गैशियस पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। जितना प्रेशर आप अप्लाई करेंगे उतना ही अमाउंट ऑफ मास गैशियस पार्टिकल का या वेपर्स का आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ठीक है। सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि जितना आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा मास वाटर में डिसॉल्व होगा या सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ पे हटाएंगे तो हमें क्या मिलता है? कांस्टेंट विच इज नॉट हेनरीज कांस्टेंट। ओके, लेट मी क्लियर यू फर्स्ट, ये हेनरी कांस्टेंट नहीं है। ओके, ये एक जनरल कांस्टेंट है। एम इज इक्वल टू के और पी, ठीक है। तो ये हेनरी कांस्टेंट कैसे बनेगा? हम बात करते हैं मोल्स की। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और आप सबको पता है कि मोलर मास किसी भी एलिमेंट का क्या होता है? कांस्टेंट। तो जो मोल्स है वो किस पे डिपेंड है? डायरेक्टली मास पे। यानी कि जितना ज्यादा मास है, क्या हम कह सकते हैं उतने ज्यादा मोल्स हैं? क्या मैं यहाँ पे मास को मोल्स से रिप्लेस कर सकती हूँ? तो हम ये लिख सकते हैं मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड, ठीक है। और जितने ज्यादा मोल्स होंगे क्या उतने ज्यादा मोल्स फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो मोल्स को हम मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। तो मोल फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। और जब आप यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा विच इज के। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस पार्टिकल इज इक्वल टू के टी, ठीक है। तो जब के को इस तरफ लेके जाएंगे और प्रेशर को अलग करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? प्रेशर इज इक्वल टू 1/k इंटू में मोल फ्रैक्शन। तो ये जो आपका 1/k है, रेसिप्रोकल ऑफ k है, इसी को हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। 1/k इज योर kh, और इसी को हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो k है ये हेनरी कांस्टेंट नहीं है। आई होप कि आपको पता चला होगा कि हेनरी कांस्टेंट क्या है। तो बेसिकली हेनरीज लॉ हमें क्या बताता है कि
किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल पे आप जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा उसके गैस के मोल जो है वो वाटर में डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो आई होप को आपको ये सारी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी विदाउट एनी कंफ्यूजन। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके, नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या है? तो आपने खुद ट्राई किया होगा कई बार, जब हम केन्स को ओपन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक की केन्स को या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन करते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा सीन हो जाता है हमारे पास, है ना? तो ये ऐसा होता क्या है, बेसिकली होता क्या है कि जो कोल्ड ड्रिंक की केन्स या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं वो हाईली प्रेशराइज करके सील पैक की जाती है। इतने हाई प्रेशर में इनको क्यों पैक किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर CO2 गैस डिजोल्व होती है जो कि कोल्ड ड्रिंक में टेस्ट लेके आती है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक में टेस्ट ही किसकी वजह से आता है? CO2 गैस की वजह से आता है। कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस ना हो तो हमें कोल्ड ड्रिंक में कोई टेस्ट आएगा ही नहीं। और आपने देखा होगा कि अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अगर आप थोड़ी देर उसकी कैप ओपन करके रख दोगे तो उसके बाद वो कुछ नहीं, बस एक मीठा पानी लगता है और कुछ नहीं लगता। तो वो मीठा पानी क्यों लगता है? क्योंकि उसके अंदर जितनी भी CO2 है वो एस्केप आउट हो गई है और उसके अंदर कोई भी CO2 नहीं है, जिसकी वजह से हमें टेस्ट नहीं आता। ये जो चिलिंग सेंसेशन आती है ना कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद, वो CO2 की वजह से ही आती है। ओके, so to increase the solubility of CO2 in soft drink and soda water, the bottle is still under high pressure। तो CO2 को बहुत हाईली कंप्रेस करके प्रेशराइज करके कोल्ड ड्रिंक्स में फिल किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से इसको टाइटली पैक करना पड़ता है। और अगर आप इसे जैसे ही खोलते हैं तो CO2 स्केप आउट हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद कोल्ड ड्रिंक में टेस्ट नहीं होता। तो ये आपका हेनरीज लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है। नाउ मूव टू द सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन में आपने डीप सी डाइवर्स को तो देखा होगा कि पानी के अंदर जब हम नीचे जाके नज़ारे देखते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे होते हैं ना। बट आपको पता है कि जब ये पानी के अंदर नीचे जाते हैं तो ये जो डाइवर्स होते हैं ये अपनी बैक पे एक सिलेंडर को कैरी करते हैं। इसके अंदर कौन सी गैस होती है? यस, इसके अंदर होती है हमारी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन गैस होती है, अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर कौन सी गैस होती है। ओके, तो होता क्या है कि जब हम वाटर के अंदर डीप सी में जाते हैं, जब हम वाटर के अंदर डीप सी में जाते हैं तो जैसे जैसे आप डेप्थ पे जाते जाओगे तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे डेप्थ में तो प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो ये गैसेस मॉलिक्यूल हैं जैसे कि O2 है या N2 है, N2 है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन, ये हमारे ना ब्लड की कैपिलरीज में बहुत ज्यादा स्टोर होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा डिजोल्व होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है, ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व हो रहा है, बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है तो बहुत अच्छे से हम नज़ारे देख पाएंगे। ओके, बट होता क्या है जब आप ये नज़ारे देख के वापस ऊपर आते हो, जो डाइवर्स है वो वापस ऊपर आते हैं तो सडन प्रेशर ड्रॉप आउट होता है। सडनली प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है। तो प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होता है, ये जो सॉल्युबल गैसेस मॉलिक्यूल है, ये जो सॉल्युबल गैस के पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपकी बॉडी से ब्लड वेसल से बाहर आने लग जाते हैं, स्केप आउट होने लग जाते हैं। तो ब्लड वेसल में ना बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो बबल्स होती हैं ये बहुत पेनफुल होते हैं और समटाइम बहुत ही सीरियस डेंजरस डिजीज कॉज कर देते हैं। ओके, तो इसी प्रॉब्लम को कोप अप करने के लिए जो डाइवर्स हैं वो अपनी बैक पे ऑक्सीजन को ना लेके हम क्या कैरी करते हैं, वो डाइल्यूटेड ऑक्सीजन लेते हैं। डाइल्यूटेड ऑक्सीजन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। एनसीईआरटी बुक का डेटा है तो इसमें कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, तो आप इसको एज इट इज याद कर सकते हैं। होता क्या है, हेनरी लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन है वो क्या है? इन डीप सी डाइवर्स नाइट्रोजन इज मोर सॉल्युबल देन हीलियम इन आर ब्लड इन द डीप सी। जैसे जैसे आप डीप सी में जाते हो तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजन बॉडी के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू हीलियम। तो होता क्या है, द प्रेशर इज हायर देन द सरफेस। जैसे जैसे आप डीप पे जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे प्रेशर कम होता है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। व्हेन डाइवर्स ट्राइज टू कम रैपिडली टुवर्ड्स द सरफेस, जब वो जो डाइवर्स है वो वापस सरफेस पे आने का ट्राई करते हैं या आते हैं जब वो सरफेस पे, तो क्या होता है, सडनली प्रेशर का ड्रॉप आउट होता है, जिसकी वजह से जो ये डिजोल्व नाइट्रोजन है वो हमारी ब्लड वेसल से स्केप होने लग जाते हैं, बाहर निकलने लग जाते हैं, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, जिससे हमारी ब्लड वेसल है इसके अंदर बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। ओके, वेन्स के अंदर ये बबल्स फॉर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ही सीरियस डिसीज हो जाती है और बहुत पेनफुल है, इट्स वेरी पेनफुल। ओके, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके लेके जाते हैं और इसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो डाइल्यूटेड ऑक्सीजन होती है, जिसके अंदर 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन होता है।
डिटेल एप्लीकेशन भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड शेयर टू द नीडेड वन। ओके, नेक्स्ट लास्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ इज एट हाई एल्टीट्यूड। अभी मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप डीप सी में नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप डाउन जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा। ओके, बट जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे जो प्रेशर है ना वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो प्रेशर डिक्रीज होने से क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो जाती है? एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द ग्राउंड लेवल। दिस लीड्स टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू। जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो लो हो जाता है, और अगर बॉडी को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। उसकी वजह से हमें एनॉक्सिया की कंडीशन फेस करनी पड़ती है। एनॉक्सिया मतलब इसमें ब्रेन सही से वर्क नहीं कर रहा होता, क्योंकि इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है। तो आपको चक्कर आना, अनईजी फील होना, ये सारी सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं। ओके, तो जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड, ये भी एक हेनरी लॉ का ही एप्लीकेशन है। जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है। प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉडी में जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो भी डिक्रीज होने लग जाएगी, जिसकी वजह से एनॉक्सिया की सिचुएशन आ जाती है। ओके, आई होप कि आपको हेनरी लॉ के तीनों एप्लीकेशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट द लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन इज ओनली एप्लीकेबल, इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हेनरी लॉ तभी एप्लीकेबल है जब वो मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में होंगे। नेक्स्ट, दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द प्रेशर ऑफ सिस्टम इज नॉट सो हाई। प्रेशर जो है वो हाई नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, मीडियम लेवल पे होना चाहिए। ओके, प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन to those gases which do not react with water or solvent। बेसिकली अनरिएक्टिव गैसेस जो होती हैं उसमें हेनरीज लॉ काम करता है। जो गैसेस पार्टिकल रिएक्ट करने लग जाते हैं, जो वेपर्स हैं वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, उनके उसमें हेनरी लॉ काम नहीं करता। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट लिमिटेशन इज गैस शुड नॉट बी कॉज एनी केमिकल चेंज इन द सॉल्यूशन। ये वही है कि जो गैसेस पार्टिकल है वो रिएक्टिव नहीं होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए? अनरिएक्टिव होने चाहिए। ओके, तो क्या क्या इसकी लिमिटेशन हो गई? एक तो ये इक्विलिब्रियम पे वर्क करेगा हेनरी लॉ। सेकेंड, प्रेशर आपका हाई नहीं होना चाहिए। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हेनरी लॉ है ना, ये तभी काम करता है जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके, प्रेशर भी हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, और जो गैसेस पार्टिकल है वो अनरिएक्टिव होनी चाहिए, यानी कि वो सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, so when it is applicable only when pressure is not too high, gas is extremely soluble, temperature is not too low। टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए, बेसिकली एक कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हेनरीज लॉ से डीएसएसबी में प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज केएच डिनोट इन द हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की जो इक्वेशन है उसके अंदर केएच जो है वो किसे डिनोट करता है? ऑप्शन नंबर ए पार्शियल प्रेशर को, ऑप्शन नंबर बी हेनरीज लॉ टेम्परेचर कांस्टेंट को, ऑप्शन नंबर सी हेनरीज लॉ कांस्टेंट को, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको मैंने अभी समझाया था, इक्वेशन ड्राइव करके दिखाया था कि केएच इज डिनोटेड टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये क्या है केएच? इसे हम हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज the value of Henry's law constant of a gas is dependent on which factor। जो Henry's law की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, द नेचर ऑफ द गैस, टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हमने इसकी लिमिटेशंस और ये कब कब अप्लाई होता है इसमें देखा था कि जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वो इन सब पे ही डिपेंड करता है, यानी कि वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द गैस पे भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पे भी कर रहा था, प्रेशर पे भी कर रहा था। टेम्परेचर पे कैसे? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, इफ गैसेस आर प्लेस्ड अंडर हाई प्रेशर इट डज नॉट वर्क। अगर गैस हाईली प्रेशराइज होगी तो इस पे हेनरी लॉ वर्क नहीं करेगा। सेकेंड, इट इज एप्लीकेबल ओनली when the system of molecule is in equilibrium state। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो ये वाली, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। यस, द राइट आंसर इज गैस आर प्लेस्ड अंडर द हाई प्रेशर। अगर गैस हाईली प्रेशराइज होगी तो हेनरी लॉ पे वर्क
नहीं करेगा। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेनरीज लॉ डज नॉट एप्लीकेबल इज, हेनरीज लॉ कब अप्लाई नहीं होगा? व्हेन द प्रेशर इज हाई। सेकंड, गैस डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। थर्ड, the gas does not undergo dissociation or association. Option number D, when temperature is high. हेनरी लॉ कब एप्लीकेबल नहीं होगा? when pressure is high. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपका डीएसएसबी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज sea divers use the mixture of 11.7% helium, 56.2% nitrogen, 32.1% oxygen to cope up with the high pressure underwater. It is an application of, इसीलिए मैंने ये डेटा ना एनसीईआरटी की बुक से कॉपी किया था ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर वन इज हेनरीज लॉ, रॉड्स लॉ, डाल्टन लॉ या ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो द राइट आंसर इज हेनरीज लॉ। आई होप कि आपको हेनरीज लॉ में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम या क्वेरी होगी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।